Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, this is second part of the chapter accounting principles, or we can say principles of accounting. हमने इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस किया था, हमने समझा था पिछली वीडियो में कि व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. We also understood in the last video that accounting principles are of two kinds, that is concepts and conventions. And as I have promised children that in the next video we will be discussing about the concepts. So yes, I am here between you to discuss about the concepts of accounting. So children, without wasting any further time, now let's get back to the work and let's understand that what do we mean by concepts, or we can say what are the various concepts which have been given in the accountancy. What are the concepts which are a part of principles of accounting, or which are basically framing these accounting principles? So let's discuss children. तो देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, सेकंड नंबर पे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसका दूसरा नाम देखिएगा, मैं हट रहा हूं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ये 8 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं. आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे. किसी किसी बुक में एक दो कॉन्सेप्ट बढ़ा देते हैं, किसी किसी बुक्स में एक दो कॉन्सेप्ट घटा देते हैं. जो मेन कॉन्सेप्ट हैं चिल्ड्रन वो मैंने कवर अप कर लिए हैं. फिर भी एक दो अगर रह जाते हैं और आपको अगर डाउट होता है तो योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड चिल्ड्रन. आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ईजी है समझने के लिए. चिल्ड्रन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज that when the businessman starts the business, he should start the business with a feeling, with a mindset that the business will continue for what? For an unlimited time, unlimited period of time, or for infinite time. यानी कि एक लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलेगा. Our business will run for a foreseeable period. ये मान के चला जाता है, ये मान के बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. और ऐसा होता भी है चिल्ड्रन. वेन एवर वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, आपने देखा होगा, तो हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है कि आप क्या चाहते हैं, तो हर बिजनेसमैन बड़े बड़े ख्वाब लेके बिजनेस स्टार्ट करता है. अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो सोचता है कि मैं एक ना एक दिन अंबानी, टाटा जैसा बड़ा आदमी बनूंगा. आई विल बिकम अ करोड़पति एंड अरबपति इन द कमिंग फ्यूचर. ऐसी इच्छाएं लेके हम सब बिजनेस स्टार्ट करते हैं. कोई ये लेके आपने देखा है कभी किसी को कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट किया है लेकिन हम बस 6-7 महीने चलाएंगे, 1-2 साल चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे? नहीं. ऐसा इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि ये एक हमारे अंदर की क्या है, हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि इफ वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है, हम इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, और अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाए, हमारा बिजनेस ना चले, हम 1-2 साल चला के बंद कर दें. कभी नहीं. यही काम कहता है कौन? यही बात कह रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट clearly says that it should be assumed, it should be kept in mind, or it should be accepted by the businessman while starting the business that the business is going to continue for an unlimited period of time and it will not discontinue soon. जल्दी वो खत्म नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा. ये मान करके एक बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कह रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं चिल्ड्रन बिकॉज आई नो that many students need to write in their examinations also.
तो आप अगर एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? तो दैट्स वाई चिल्ड्रन आई एम टेलिंग यू in the manner that you can represent the answer in what? In your examination also. चलिए आगे बढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब बात करने जा रहा हूं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स चिल्ड्रन कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट होना मतलब सर, कंसिस्टेंट होना मतलब अपनी चीज पे फिक्स रहना, फिक्स होने की आदत कंसिस्टेंसी होती है। फिक्स होने की आदत सर, अकाउंट्स में क्या चीज फिक्स है? रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो बात नहीं कर रहे हैं सर आप कहीं। चिल्ड्रन रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस की इस कॉन्सेप्ट में नहीं बात हो रही। तो सर इस कॉन्सेप्ट में क्या बात हो रही है? चिल्ड्रन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मेथड्स हम अप्लाई करते हैं किसी चीज को निकालने के लिए, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, वो मेथड्स आपको कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में भी वैसे ही लागू करने या वैसे ही फॉलो करते रहने। इन द सेम मैनर यू हैव टू कंटिन्यू विद द मेथड्स, विद द टेक्निक्स विद विच यू आर डूइंग अकाउंटिंग। The methods you are applying to calculate any kind of amount in business, to calculate something in the business, that should be continuously followed, and that should be what? Consistently followed in the business. Consistently उसको follow करते रहिए। सर आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही, आप एग्जाम्पल तो दे नहीं रहे, तो समझ कैसे आए? चलिए एग्जाम्पल लीजिए। चिल्ड्रन डेप्रिसिएशन की बात मैंने बहुत बार करी है आपसे। Depreciation means the deduction, the reduction of price of an asset due to what? Due to wear and tear of the asset. Wear and tear मतलब sir, that is when the asset is used children, तो उसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है। डेप्रिसिएशन में एसेट की वैल्यू घटती है, हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं, नहीं भी करें तो भी एसेट एक ना एक दिन खराब हो जाएगी। मशीनरी हम लाए, मशीनरी हमने इंस्टॉल करी 1,50,000, कुछ साल तो चलेगी, उसके बाद खराब हो जाएगी, फिर हमें नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। ऐसा होगा कि नहीं? आप ही लोग बताइए। विल इट हैपन और नॉट? यस सर, डेफिनेटली इट विल हैपन। मशीन एक ना एक दिन खराब होगी। क्यों खराब हुई? क्योंकि हमने उसका यूज किया। इट हैज बीन कंटिन्यूअसली यूज्ड ड्यू टू वियर एंड टियर। द एसेट इज व्हाट? The asset has reached to an extent where it has become a kind of what? A kind of unusable thing for us. We are not able to use that now. तो ऐसी चीजें क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसी चीजें जो हैं, डेप्रिसिएशन निकालना अगर है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन दिखाना होता है। तो डेप्रिसिएट अगर हम कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी एसेट को, हम उसकी वैल्यू घटाते हैं। सर किस हिसाब से घटाते हैं? कुछ अंदाजा है आपको? चिल्ड्रन जनरली हम उसको मान के चलते हैं कि हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ होती है। मान लीजिए मैं कोई मशीनरी लाया, और जब व्हेन आई एम बाइंग दैट मशीनरी फ्रॉम द कंपनी, आई आस्क्ड द पर्टिकुलर पर्सन, द सेल्स पर्सन, कि भैया हमारी मशीनरी कितने साल तक चलेगी? उसने कहा भाई इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ सर 10 साल है। अब 10 साल का मतलब ये नहीं कि 10 साल में खराब हो जाएगी, लेकिन 10 साल तक चलनी चाहिए। अब आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसी मशीनरी का, तो हो सकता है वो 8 साल में ही खराब हो जाए। और अगर बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बहुत ध्यान से रख रहे हैं, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं, प्रॉपर उसका ध्यान दे रहे हैं, तो वही मशीनरी 12 ईयर्स तक भी चल सकती है, 10 की जगह 12 साल तक चली जाएगी। लेकिन एक एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल। तो हम एक्सपेक्टेड लाइफ के हिसाब से एक क्राइटेरिया बना देते कि हम इतना % डेप्रिसिएशन लगाएंगे या हम इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब डेप्रिसिएशन अगर हमने निकाला, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स बहुत सारे हैं। जैसे 2 मेथड मेरे दिमाग में जो इस समय हैं,
जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन में वो है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और दोनों से वैल्यूज बहुत अलग अलग आती हैं चिल्ड्रन। पहला साल तो सेम होगा दोनों का, लेकिन आगे बदलती जाएंगी। सर इसको आप डिटेल में समझाइए। चिल्ड्रन अभी समझने की जरूरत नहीं है इसको डिटेल में, क्योंकि जब डिप्रिसिएशन पढ़ाया जाएगा आपको तब मैं बताऊंगा आपको कि एसएलएम मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड और बहुत सारे दूसरे भी मेथड मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और उसमें भी बात चल रही है किसकी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट से अब जैसे डिप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड हैं, तो अगर हमने निकाला आज स्ट्रेट लाइन मेथड से, अगला साल आया तो हमने निकाल दिया उसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, फिर अगला साल आया फिर स्विच कर गए एसएलएम मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी करेंगे तो हमें परफेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी अकाउंटिंग की चिल्ड्रन। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का तो मोटो यही है, कॉन्सेप्ट्स का मोटिव यही है हमारा। क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मोटिव ही यही है कि हमें अकाउंटिंग को क्या बनाना है, अकाउंटिंग को रिलायबल बनाना है, अकाउंटिंग को प्रेजेंटेबल बनाना है, अकाउंटिंग को ऐसा बना देना है कि यूजर्स उसको यूज कर सकें, सही से उस पर ट्रस्ट कर सके, उनको सही फाइनेंशियल पिक्चर दिख सके। तो उसको करने के लिए क्या करें, कॉन्सेप्ट्स को माने। कॉन्सेप्ट्स को मानना जरूरी है चिल्ड्रन। आगे देखिए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि डब्ल्यूडीवी मेथड हो चाहे रिटन डाउन वो क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड हो, जो भी मेथड आप अप्लाई करिए, आप कंटिन्यूअसली फिर आगे सालों तक वही अप्लाई करते रहिए, आगे सालों तक वो अप्लाई करते रहिए, बार बार चेंज मत करिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा कि हर साल मेथड्स चेंज नहीं करने, एक जैसे रखने हैं, एक जैसे रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, उसको फिक्स रखिए। यह है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। थर्ड पे आते हैं, एक्रुअल कॉन्सेप्ट। कई बच्चे इसको देख के बड़ा डर जाते हैं, एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये क्या चीज है भाई? क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज लिखी होती है उससे जनरली हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या है। जब मैं आपके बराबर था तो मुझे भी दिक्कत हुई थी, लेकिन एक्रुअल कॉन्सेप्ट कोई टफ चीज नहीं है चिल्ड्रन, अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक्रुअल कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। कौन से ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस बिजनेस के जिसमें कि या तो हमें कैश रियलाइज होगा या फिर नहीं होगा, या तो हमें क्या होगा, या तो हमारे एक्सपेंडिचर्स में हम कैश खर्चेंगे या फिर नहीं खर्चेंगे। सर मतलब हम समझ नहीं पाए, समझिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए हम सेल्स करने गए चिल्ड्रन, मार्केट में सेल करने गए, हो सकता है सेल्स में कैश सेल्स हो जाए, यानी सेल करी कैश मिल गया, कोई बात नहीं। हो सकता है सेल ना हो, मतलब सेल हुई लेकिन कैश ना मिले, यानी कि क्रेडिट सेल हो जाए, उधार पे सेल हो जाए। अब क्या करें? क्या इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें कि ना करें? तो इस चीज के लिए बना एक्रुअल कॉन्सेप्ट। एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आपने सेल्स कर दी हैं, प्रोडक्ट सेल कर दिया है, या फिर अगर आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, यानी सर्विसेज प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, तो सर्विस अगर प्रोवाइड कर दी है, भले ही पैसा मिले ना मिले, आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करिए, आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करें। यह कहता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। हो सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी साल हमें कॉस्ट जो हमने पैसा क्या कहते हैं जो हमें लेना चाहिए था, यानी सेल करके जो हमें पैसा मिलना चाहिए था, हो सकता है अभी मिल जाए या हो सकता है अगले साल मिले, कोई बात नहीं। जब भी मिले, अगर हमने सेल पूरी कर दी है, गुड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, सर्विसेज रेंडर कर दिए हैं, क्या करें? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिख लीजिए। ये कहता है कौन? एक्रुअल कॉन्सेप्ट। उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, एज अ रियलाइजेशन उसको रिकॉर्ड कर लीजिए।
उसको रेवेन्यू के रूप में रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आप करेंगे उसमें कि हाँ हमारा रेवेन्यू जनरेशन हुआ यहां से। कहां करेंगे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा कि अगर ऐसा होता है कि सेल्स वगैरह अगर कोई ऐसी होती हैं जो कैश में नहीं हो रही है, बाद में कैश मिलना है, तो भी उसको लिखिए। कैश में मिलता है तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कैश नहीं मिलता है तो भी लिखिए। कौन कह रहा है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ एक्रूअल कॉन्सेप्ट बात करता है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर मतलब क्या है सर? एक्सपेंडिचर मतलब कि एक्सपेंडिचर कभी कभी हम इनकर कर जाते हैं। समटाइम एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड, but at the same time it may happen, it is possible that we are going to pay for that expenditure afterwards। हमने सुविधा तो ले ली एक्सपेंडिचर की सारी कि जिस चीज पे हमें एक्सपेंड करना था। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में कहीं भी मान लीजिए पाइपलाइन में कहीं लीकेज है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, पाइपलाइन में लीकेज है, प्लम्बर आया, उसने लीकेज को रिपेयर किया, हमने उसकी सर्विसेज ले ली हैं, खर्चा है, उसने खर्चा मांगेगा ही वो अपना, और खर्चा कर उसने क्या किया, उसने उसको रिपेयर किया और उसके बाद उसने पैसे मांगे, लाइए 500 रुपीज़ मेरी विजिट के, मैंने आपका रिपेयर कर दिया, 500 रुपीज़ लाइए। अब या तो आप 500 रुपीज़ दे देंगे इस खर्चे के, या फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया ऐसा करो 2 दिन बाद ले लेना भाई। ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा है, अभी कोरोना पीरियड में तो बहुत जगह ऐसा हुआ, सैलरी नहीं दी गई, एम्प्लॉय काम कर रहा है, महीने भर काम किया उसने, लेकिन सैलरी का समय आया तो सैलरी नहीं दी, उनसे कहा गया कि सैलरी हम बाद में आपको दे देंगे। अब बताइए, ये सैलरी, ये खर्चा जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, ये रिकॉर्ड करने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में कि नहीं? हाँ करने तो चाहिए। क्यों? क्योंकि सैलरी देनी है, आज नहीं देंगे तो कल देंगे, उसका वो एक्सपेंडिचर तो इनकर हो चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी है सैलरी देना, आप बाउंडेड है सैलरी देने के लिए, आप लायबल है सैलरी देने के लिए, आप लायबल है उस प्लम्बर को पेमेंट करने के लिए। क्या करें? हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें कि ना करें? करिए, करिए बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तो कौन कह रहा है सर ऐसा? ऐसा कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो मेरे हिसाब से एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट सेज दैट इफ सेल्स or services, sales has been completed or services have been rendered, and if these transactions are what made without cash, that is cash will be realized afterwards, then also these transactions are supposed to be recorded in the books of accounts. Along with this, if the expenses are incurred, no matter we have made the payment or not, but at the same time we are supposed to record these expenditures in our books of accounts. ऐसा कौन कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गए हैं तो देखिए 3 कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये एक ड्राइंग टाइप की आपके लिए बनाई हुई है। ये ड्राइंग क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट को अलग कर रहा है, ये इन सारे कॉन्सेप्ट से इनको अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनको नाम दिया गया चिल्ड्रन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन देता है इसको नाम? ये किसने दिया? सर आपने दिया इसका नाम? नहीं मैंने तो नहीं दिया। तो किसने दिया है सर? चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI ने इन 3 कॉन्सेप्ट्स को अलग से रिकॉग्नाइज किया कि ये 3 कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के नाम से जाने जाएंगे। कई लोग इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही एजम्पशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट को एजम्पशंस कहा जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स ICAI ने रिकॉग्नाइज किए हैं और these are very important to be followed in the business। और बाकी एक्रूअल कॉन्सेप्ट अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, यानी आज अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में तो मैं बंद कर रहा हूं, लेकिन थोड़े दिनों बाद मैं फिर इसको डिस्कस करूंगा जब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तब मैं आपको बताऊंगा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, फिर यही शब्द आएगा एक्रूअल, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तब मैं आपको याद कराऊंगा कि देखिए
एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जब मैं आपको बताऊंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैं आपको बताऊंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैं आपको बताऊंगा एक्रूड इनकम, जर्नल एंट्रीज बताऊंगा इनकी, तब मैं आपसे बात करूंगा क्या, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि याद करिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। तो चिल्ड्रन, ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए अब आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, समझिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक और नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही सेपरेट वर्ड आया आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया है जब मैंने कैपिटल की बात करी है। मैंने हमेशा आपसे कहा है चिल्ड्रन कि कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस एंड द बिजनेस इज लाइबल टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। भले ही ओनर ने बिजनेस के पैसा लगाया है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस के अंदर वो लाइबिलिटी के रूप में ही ट्रीट किया जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ, और तब मैंने आपको बताया था कि ये किस वजह से होता है। ये होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। सर ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? चिल्ड्रन, दिस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट द सेपरेट or the separation of two things. It talks about that the owner of the business and the business itself are separate entities from each other. Entity मतलब, सर ये entity मतलब क्या? Entity मतलब जिसकी अपनी एक लीगल पहचान हो। मेरी लीगल पहचान है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। आधार कार्ड दिखाएं क्या? तो आधार कार्ड दिखाइए सर। आधार कार्ड मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान। तो बिजनेस की क्या पहचान है? बिजनेस की भी पहचान होती है। चलिए, बिजनेस की एक लीगल पहचान होती है। आगे आप पढ़ेंगे जब कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे, कई हमारे साथ इसमें अगर 10th वाले जुड़े हैं, 10th ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th में 9th 10th में कॉमर्स पढ़ी है, कॉमर्स ऑप्ट करी है कंप्यूटर की जगह, वो लोग जानते होंगे कंपनी की डेफिनेशन, उन्होंने पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बाद में पढ़ेंगे। तो कंपनी अपने आप में खुद में क्या, एक एंटिटी होती है। बिजनेस एंटिटी अपने आप में एक एंटिटी होती है। एक बिजनेस जो है वो एंटिटी है, क्योंकि उसका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके भी कागजात बनवाए जाते हैं, उसकी भी अपनी पहचान है, लीगल आइडेंटिटी है उसकी। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस खुद सेपरेट एंटिटी हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज हैं इनकी, और बिजनेस या हम कहें क्या, ओनर की पर्सनल चीजें, पर्सनल जो उनके ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस से अलग है, और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस ओनर से अलग है। मतलब ये कि अगर ओनर ने अपने लिए पर्सनल कोई कार खरीदी है तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में गुड्स प्रोवाइड करने के लिए कोई डिलीवरी वैन खरीदी गई है तो उसका ओनर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और क्या कहता है सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? चिल्ड्रन, कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी मानी जाती है, और अगर ओनर कोई पैसा बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। यह भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसीडर्ड इन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत सरल। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब चिल्ड्रन वही ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकें। जिनको पैसों में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट पैसा हम जानेंगे कैसे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। विदाउट मॉनेटरी टर्म्स में लिखे हम ये कैसे जानेंगे कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है सर? चिल्ड्रन, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट द एसेट विच वी हैव परचेस्ड, no matter that today its market value is something different, but in the books of accounts it will be shown at its cost, what? At its cost
of realization, or I can say what, at the cost at which it was realized, it was obtained. उसी कॉस्ट पे हम उसको दिखाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सर इंग्लिश में आपने बोला समझ नहीं आया, चलिए समझ लेते हैं ना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने कोई अगर एसेट खरीदी है और आज भले ही उसकी मार्केट वैल्यू दूसरी है, उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बैलेंस शीट में उसको किस कॉस्ट पे दिखाएंगे, उसी कॉस्ट पे जिस पे आपने खरीदी थी। सर ये तो गलत है। हाँ चिल्ड्रन, इसीलिए कई अकाउंटेंट्स ने, कई आई कैन से व्हाट, जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को जो ढूंढते हैं, वो लिमिटेशन ढूंढने वालों ने इसको एक लिमिटेशन माना, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के रूप में गिना जाता है इसको, कि ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। लेकिन इसके साथ साथ कहीं लिमिटेशन है तो इसको डिफेंड करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ चिल्ड्रन है। जब कोई हम चीज़ खरीदते हैं बिजनेस में, कोई एसेट खरीदते हैं, तो क्योंकि उसकी लाइफ पहले से हम एक मान के चलते हैं कि हाँ इतनी लाइफ है इस एसेट की, तो उस हिसाब से हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। ये हमें पावर दी गई डेप्रिशिएट करने की, किसने दी? यही अकाउंटिंग ने। तो अकाउंटिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक तरफ तो किसकी बात करता है कि भले ही मार्केट में कुछ वैल्यू हो, हमें मतलब नहीं है, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और उसी पे डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन ये नहीं मार्केट वैल्यू पे निकालने लगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको किस पे निकालना है? आपको अपनी एसेट की वैल्यू पे निकालना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे अकाउंटिंग में बढ़ेंगे तो आप और गहराई में समझते चलेंगे एक चीज। आज मैं सब आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? मैचिंग कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन दैट द रेवेन्यू विच इज रिकॉग्नाइज्ड, जो इनकम, जो रेवेन्यू अर्न की गई है, उसमें से माइनस करा जाए क्या? एक्सपेंडिचर्स या लॉसेस। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज है क्या? ध्यान रखने वाली चीज ये कि अगर हमने 1000 गुड्स परचेज किए हैं, कितने? 1000 गुड्स परचेज किए, लेकिन बेचे हमने 500 गुड्स। कितने बेचे? 500 गुड्स। तो 500 गुड्स जो हमने सेल किए हैं मार्केट में, 500 गुड्स जो हमने सेल किए हैं, तो हमें मैचिंग जो करनी है, यानी कि हमें जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है उसको एक्सपेंडिचर से मैच करना है, वो उतने से ही करेंगे जितनी सेल की है, जितने अमाउंट ऑफ गुड्स सेल हुए, जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल हुए। यानी कि 1000 गुड्स हमने खरीदे थे, 500 गुड्स बेचे हैं, तो 500 गुड्स से जो हमें रियलाइज होके आया है, उसमें से जो खर्चा माइनस करेंगे वो 500 गुड्स का ही खर्चा होना चाहिए। यानी परचेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 500 गुड्स की होनी चाहिए। 1000 गुड्स की मत कर दीजिएगा। अगर 1000 गुड्स की करी तो हम सही चीज जान ही नहीं पाएंगे। सर सही चीज जान नहीं पाएंगे मतलब जानना क्या है? यहाँ पे जानना है प्रॉफिट। क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसको जानने के लिए क्या होगा? अब मान लीजिए मैंने 40 ऑरेंजेस खरीदे और 20 ऑरेंजेस सेल किए। 20 ऑरेंजेस जो मैंने सेल किए हैं, तो बताइए 20 तो मेरे पास अभी रखे हैं ना, तो 20 रखे हैं, तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे आप? अभी तो निकाल ही नहीं सकते उसका। प्रॉफिट और लॉस तो उतने का ही निकलेगा जितना हमने सेल किया। तो बताइए, जिसका सेल किया, जितना सेल किया मैंने, 20 ऑरेंजेस अगर सेल किए, 20 ऑरेंजेस की जो सेलिंग प्राइस है मेरे पास, उसमें से परचेज प्राइस किसकी माइनस करूं? क्योंकि मुझे निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसकी माइनस करूं? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूं मैं? माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करूं? कॉस्ट प्राइस किसकी सब्ट्रैक्ट करूं? बताइए, परचेज प्राइस किसकी सब्ट्रैक्ट करूं? 20 ऑरेंजेस की ही करेंगे, 40 ऑरेंजेस की मत कर दीजिएगा, नहीं तो सही चीज नहीं निकल के आएगी, सही वैल्यू नहीं पता चलेगी आपको, प्रॉफिट सही पता नहीं चल पाएगा। जितना सेल किया उतने का ही तो प्रॉफिट ढूंढेंगे ना आप, कि भाई 20 ऑरेंजेस हम सेल करके आए, 20 में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जरा देखे तो। कि आप पूरे 40 पे ही देखेंगे? भाई 20 तो मेरे पास अभी रखे हैं ना, 20 ऑरेंजेस तो सेल ही नहीं किया हमने, 20 सब सेल करने गए थे, 20 तो मेरे पास रखे हैं, 20 बेच के आए हैं, तो 20 ही का तो आप प्रॉफिट निकालेंगे। तो यही है क्या? मैचिंग कॉन्सेप्ट।
लास्ट पे आते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट देखिए नाम है ड्यूअल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि पूरी तरीके से बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे। ये बात करता है, ये हमें एहसास दिलाता है कि डबल एंट्री सिस्टम हमें पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है चिल्ड्रन दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द बिजनेस इज हैविंग टू एस्पेक्ट्स, दैट इज टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड। मान लीजिए मैंने ये मार्कर खरीदा, तो मैंने क्या किया, ये मार्कर मैंने खरीदा है और इसके बदले पैसे दिए। मार्कर तो मेरे पास आया, पैसे चले गए, तो दो अकाउंट हुए कि नहीं। मार्कर का अकाउंट बनाया मैंने और कैश गया तो कैश का भी अकाउंट उसमें शामिल हो गया। तो मार्कर अकाउंट और कैश अकाउंट, यानी दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन जो हमारी बिजनेस में होता है वो ड्यूअल एस्पेक्ट के बेसिस पे ही होता है चिल्ड्रन। कुछ आता है बिजनेस में तो कुछ जाता है, हर जगह यही फॉलो होगा। जब हम जर्नल एंट्रीज तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, तब आप हर चीज अच्छे से समझने लग जाएंगे। तो आई होप सो चिल्ड्रन ये कॉन्सेप्ट सभी आपको क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए सो योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड।